हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई थिंक आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी को ई टीम लाइव प्लेटफॉर्म पर वेलकम। तो जैसे कि आप पीछे हेडिंग आपको नज़र आ रहा होगा कि हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 का इंग्लिश मीडियम सोल्व करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सीबीएसई दो टाइप्स के पेपर अरेंजमेंट करते हैं, एक आउटसाइड दिल्ली और एक इनसाइड दिल्ली। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं 2024 के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आउटसाइड दिल्ली के, वो क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट है कि ये आपको वीडियो कहाँ से मिलेगा, ये वीडियो आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा और आप इसका किस तरह बेनिफिट आपको मिल सकता है और इसका क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा पहले देखिए, आपको कुछ यहाँ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये हमारे मतलब वीडियो लेक्चर्स के पोस्टर्स है। पहला है कि सीबीएसई क्लास 2024 के ये आपके पास्ट 10 ईयर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन में मिलेंगे आपको। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे आपको मिला जाएगा। उसी तरह क्लास 12 के साइंस में के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इंग्लिश में मिलेंगे। उसी तरह आपको ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, और कॉमर्स में आपको मिलेगा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये सारे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले, वीडियो सोल्यूशन एंड पीपीटी आंसर। आपको वीडियो सोल्यूशन में तो मिलेंगे, साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, पीपीटी आंसर। अब थोड़ा इसमें बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर कोई बंदा अगर एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट करता है और एक बार रिवीजन कर लेता है तो उसका ऑन एन एवरेज मार्क्स आने की संभावना समथिंग में 80 से 90 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आप अगर एक पेपर को अगर आप सोल्व करें, एक प्रीवियस ईयर्स पेपर को सोल्व करें, तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को सोल्व नहीं कर रहे, पूरा मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेकर रियल नंबर से लेकर स्टैटिस्टिक्स तक आप पूरा चैप्टर को सोल्व करें। मतलब आप एक बार एक प्रीवियस ईयर्स को सोल्व करना मतलब आपने एक बार पूरे एनसीईआरटी को रिवीजन कर लिया। तो अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाएंगे, उसका वीडियो लेक्चर देख के जाएंगे, तो आपने एनसीईआरटी को 10 बार रिवीजन किया। तो जो बंदा एनसीईआरटी 10 बार रिवीजन कर लेगा तो उसका ऑन एन एवरेज मार्क्स 90 से 100 के बीच में रहेगा, इससे कम तो रहने ही वाला नहीं है। तो इस तरह आपको बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, और ये देखिए ये और एक चीज़ कि क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन रहता है उसका सोल्यूशन रहेगा, बस इतना ही उसमें। मगर वीडियो सोल्यूशन में क्या होगा, जैसे एक हमने क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, उसको हम सोल्यूशन करेंगे, तो उससे हम ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से और रिलेटिव क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सोचिए, एक क्वेश्चन से आप 2, 3, 4 क्वेश्चन के बारे में सीख सकते हैं वीडियो सोल्यूशन में, और ये अगर क्वेश्चन बैंक रहेगा तो आप उसमें नहीं सीख पाएंगे। यही हमारा वीडियो सोल्यूशन खास बनाता है विद द कंपेयर ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इनका कोर्स का प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं, 599 रुपये। 599 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, बहुत ही छोटी अमाउंट है। अगर आप कहीं पर कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको समथिंग में 1000 प्लस का बिल बनता है। बट ये कोर्स आपको 599 रुपये, 599 रुपीज़ में मिल जा रहा है। बहुत ही सिंपल, आपके एक फ्यूचर ब्राइट करने का ये बहुत ही अच्छा कोर्स है कि आप इतने अच्छे स्कोर ले आइएगा 10th 12th में, आपका जो ये फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा इंक्रीज कर जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया बेनिफिट क्या होगा। अब हाँ, अब ये बात आता है कि कोर्स को हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बाद। अगर आपको कोर्स को परचेस करना है तो हमारे ई टीम लाइव ऐप है, जो आपको एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है, हेक्सागोन का लोगो है, उसके अंदर ई लिखा रहेगा। तो आप हमारे वेबसाइट www.eteam.live पर जाकर इस वीडियो सोल्यूशन को आप परचेस कर सकते हैं। या कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8447445597 पे हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने इंक्वायरी, जो आपका जो रीज़न है, मतलब जो भी कारण हो, जो भी सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर आउटसाइड दिल्ली 2024 कुछ मैथमेटिक्स है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। हमारे क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, मतलब अनिवार्य रहेंगे, करना ही है। हमारे क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ए बी सी डी एंड ई में। सेक्शन ए का बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चंस रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा।
उसको आपको टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इच मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चंस नंबर ऑफ 21 से 25 तक रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के रहेंगे। अब आते हैं 5 नंबर में सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 से 38 शॉर्ट आंसर रहेंगे, टाइप्स क्वेश्चंस, कैरी 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स कैरी करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। सेक्शन डी का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक लॉन्ग आंसर रहेंगे, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट का बात करें इन सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36 से 30 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कैरिंग 4 मार्क्स ईच, हर एक के लिए 4 मार्क्स रहेंगे, 4 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस प्रोवाइड, इसमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड दिया जाएगा और करके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। देयर आर नो ओवरऑल चॉइस, हर एक में आपको ओवरऑल चॉइस क्वेश्चंस नहीं देंगे। सेक्शन ए में आपको कोई ओवरऑल चॉइस क्वेश्चंस नहीं देंगे। हाँ, सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन ओवरऑल चॉइस रहेंगे, डी में आपके 3 सॉरी सेक्शन डी में भी आपके 2 रहेंगे और सेक्शन ई में आपके 3 रहेंगे। उसके बाद 9 नंबर में हमें बोला ड्रॉ नेट डायग्राम वेयर द रिक्वायर्ड, अगर कहीं पर आपको डायग्राम का जरूरत है तो वहां आपको डायग्राम बनाना है। टेक पाई इक्वल 22/7 वेयर एज रिक्वायर्ड, अगर पाई का वैल्यू कहीं 22/7 है, अगर पाई का वैल्यू रिक्वायर्ड है तो वहां लेना है आपको क्या 22/7। अगर कहीं पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो वहां पर आप 3.14 ही लीजिएगा, जहां नहीं दिया हो वहां पर पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। उसके बाद वो यूज टू कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन था, जनरल इंस्ट्रक्शन था, इसके लिए इसको आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में दिया जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए, दिस सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन ऑफ ईच मार्क्स। पहला नंबर का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 and 6x - ky + 16 = 0 हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, ये माइंड में जैसे आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको पता ही है कि जब भी इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन होता है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशंस है। जब भी इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन क्या होता था, इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन होता था, तब क्या होता था, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन जब भी होता था तो क्या होता था, a1/a2 का रेशियो, a1/a2 का रेशियो इक्वल होगा b1/b2 का रेशियो इक्वल होगा c1/c2 का रेशियो, ये होता था, ठीक है। तो आपको देखिए रिकॉल भी होगा आपके इस देखिए आपने कौन सा चैप्टर अब इन कर गए, हम पहले ही क्वेश्चन में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इन कर गए, ये हो गया इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन में हो गया। तो इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन बोला है और हमको के का वैल्यू पूछा हुआ, तो जरा गौर करें, इक्वेशन हमें क्या दिया था, पहला इक्वेशन 3x - y + 8 = 0, तो इससे a1 क्या हो गया, 3 हो गया। a1 मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 था, उसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और b1 का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है -1 है और c1 का कोफिशिएंट 8 है। उसी तरह अगला इक्वेशन हमारा है 6x - ky + 16 = 0। अब जरा देखिए a2 का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, y का y करें b2 का कोफिशिएंट क्या है -k और c2 का कोफिशिएंट क्या है 16। अब इनफिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन है, दैट मींस a1/a2 अगर हम लिखना चाहें 3/6 इज इक्वल टू b1/b2 -1/-k इज इक्वल टू c1/c2 8/16। अब कुछ नहीं, इन दोनों में से या इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले, क्योंकि k का जिसमें उसको तो लेना ही होगा, तो हम इन दोनों का काम करते हैं। तो क्या हो जा रहा है देखिए 3/6 इज इक्वल टू -1/-k, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k 1 जा k 2 1 जा 2, तो k का मान क्या आ गया 2 आ गया। ऑप्शन को एक ऑप्शन क्या -2, बी ऑप्शन में 2 है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या जा सकता है, कभी कभी यहाँ पर आपसे मेनी इनफिनाइट ऑफ सोल्यूशन की जगह हम बोल देगा नो सोल्यूशन, क्या बोल देगा, नो सोल्यूशन बोल देगा। जब नो सोल्यूशन बोलेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये रेशियो होता है नो सोल्यूशन। अब बोल देगा कि ओनली वन सोल्यूशन, तो ओनली वन सोल्यूशन क्या होता है, जब a1/a2 ओनली वन सोल्यूशन, ये कब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2
B2। अब याद रखिए जब इन्फिनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन होता था तो इसमें कौन सा लाइन ड्रॉ होता था, को इंसिडेंट लाइन ड्रॉ होता था। कौन सा, को इंसिडेंट लाइन ड्रॉ होता था। दैट मीन्स लाइन कैसा होता था, एक ही लाइन पर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करता था, इस तरह का लाइन। इसमें कैसा लाइन ड्रॉ, इसमें क्या होता था, नो सोल्यूशन था ये, तो नो सोल्यूशन में आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ होता था, पैरेलल लाइन, ठीक है, इस तरह करके लाइन ड्रॉ होगा पैरेलल। अब ये क्या होता था, इसमें होता था इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होता था। दैट मीन्स कुछ इस तरह एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करते थे। तो ये हमारे पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो पहला एक्सरसाइज है उसका सारा हमने रिवीजन कर लिया। इस तरह करके हम हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए पूरा 38 क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो हम पूरा एनसीईआरटी को रिवीजन कर लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से सोल्व करते हैं। हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं। हमें अगर सिर्फ इसे सोल्व करना होता तो हम आते तुरंत सोल्व करके चले जाते नेक्स्ट क्वेश्चन को, बट हमें तो पता है, आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह आगे क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कर पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 4 - 5, B का कोऑर्डिनेट 1 और 2 दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 5:2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। बोला कि एक लाइन है हमारा, देखिए एक लाइन है जिसका नाम A है, उसका कोऑर्डिनेट हमें 4 और -5 दिया हुआ है। एक पॉइंट उसका उसी लाइन का 1 और 2 है। बोल रहा है यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, x और y इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन M1 है, डिवाइड होता है, ये M2 है, ठीक है। तो इनका रेशियो दे दिया, बोला कि M1 की जगह में आप 5 लीजिएगा, M2 की जगह में आप 2 लीजिएगा, 5:2 का रेशियो। तो बोल रहा है कि P का कोऑर्डिनेट हमें बताइए। तो हमें x1, ये होता है x1, ठीक है। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट चैप्टर 7। अब हम सेक्शन फॉर्मूला में अगर हम बात करें कि M1 मेरा क्या दिया हुआ है, M1 मेरा 5 दिया, जो रेशियो देता है पहला रेशियो M1 होता है, इसके बाद ये M2 होता है, ठीक है। और ये आपको x1 हो जाएगा, ये y1 आप मान लीजिएगा, इसे x2, इसे y2। अब कोई सवाल पूछेगा कि सर जरूरी का हम एक कोऑर्डिनेट कोई x1 y, इसको हम x1 y1 किसी को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 y1, x2 y2 किसी को मान सकते हैं, ठीक है। x1 क्या हो गया आपका 4 हो गया, y1 आपका क्या होगा -5, x2 क्या हो गया आपका 1 और y2 क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको निकालना है, ठीक है। तो x निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता था, तो फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था। अब यहाँ सवाल आता है सर फॉर्मूला याद नहीं रहती, देखिए जब m1 लिखिएगा 1 लिखे, 1 के बाद क्या आता है 2, तो उसके बाद 2 लगाए मतलब x2। जब m2 2 से पहले क्या आता है 1 आता है, जस्ट एक दूसरे का समझिए आगे पीछे वाला नंबर लिखना है। m1 क्या था 5 इंटू x2 क्या था आपका 1 प्लस m2 क्या था आपका 2, x1 क्या था आपका 4 अपॉन m1 आपका 5 प्लस 2। और हाँ जब भी सोल्व करें इम्प्लाई, देखिए एमसीक्यू तो इसमें तो आपको तो रफ में ही सोल्व करना है, ठीक है। तो x जोड़ गया 5 1 जा 5 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 5 और 2 7, तो x जोड़ क्या होगा 13/7। अब पहला तो x का आंसर कर, अब यहीं पर जैसे ही निकल गया तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू कहाँ 13/7 है, तो देखिए यहाँ पर 13/7, तो C आंसर होगा। अब बिंदास मार के, मगर एक कंडीशन ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 11 दिया तो ठीक था, मगर यहाँ पर आपको या कहीं और पर मान लीजिए यहाँ पर आपको अगर ये 5/2 की जगह 13/7 दे देता तब आप फंस सकते थे। मगर देखिए जब ऑप्शन आपको पहले ही मिल जाए और कहीं पर ना रहे x के जगह में 13/7, तो आप आसानी से C मार सकते हैं, इसका C आंसर होगा ही, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया, बट हम y का भी निकाल लेते हैं। y का भी सेम होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 क्या है आपका, m1 तो आपको पता है 5 है, y2 आपका क्या है 2 है, ठीक है, y2 आपका 2 है प्लस m2 आपका 2 है और y1 आपका -5 है अपॉन नीचे क्या होगा 5 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस माइनस -10/7,
तो 10 में 10 गया 0/7 मतलब 0। y का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब p का अगर कोऑर्डिनेट का बात करें तो 13/7, 0 कहाँ पर है, सी नंबर है, आंसर आ गया। ये हो गया हमारा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक सेक्शन फॉर्मूला में एक केस आता है। केस क्या आता है, केस आता है मिड पॉइंट। किसका, मिड पॉइंट कभी बोलते हैं, जिसे बोल देता है कि P मेरा मिड पॉइंट है, तब x कैपिटल एक P का कोऑर्डिनेट निकालने की सिंपल सा फॉर्मूला था x1/x2/2 और y निकालने के लिए सिंपल था y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में होता है। जब मिड पॉइंट मतलब m1 = m2 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तब हम कैपिटल X निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का दोनों केस हो गया। पहला तो नॉर्मल है, दूसरा ये हमारा केस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ NaP इन विच A15 - A11 = 48 इज। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया क्या है, बोल रहा है कि A15 - A11 = 48। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, इसका तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है। 15 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल सा बताइए। 15 में 11 जाएगा तो 15 में 11 जाएगा तो बोलिएगा 4, और कॉमन डिफरेंस पूछा है D = 48। 4 का टेबल 48, 12 बार में D = कितना आ गया, 12 आ गया। आप आसानी से टिक लगा सकते हैं कि 12। सिंपल सा क्वेश्चन था 12, बट हम तो बना दिए, आपको तो समझ में नहीं आया कि कैसे यहाँ पर 4 आ गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन को अगर हम A15 फिर से सोल्व करें, A15 - A11 = 48 दिया हुआ, ठीक है। अब A15 को हम तो लिख सकते हैं A + 14D, A + 14D तो लिख सकते हैं, ये तो सिंपल सा है। माइनस A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D, ठीक है, = 48। A + 14D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 10D = 48। अब जरा देखिए, -A + A कैंसिल, 14 में 10 जाएगा तो 4D = 48। 4 का टेबल में 4 का टेबल 48, 1 और 2 12, D = क्या आ गया, 12 आ गया। आया ना। तो सिंपल सा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो जैसे बोल दे कि मान लीजिए A7 - A3 = 16। अब बोल रहा है कि D बताइए D क्या होगा, तो सिंपल है, 3 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 4D = 16, 4 का टेबल 16 का 4, D = 4। इस तरह करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये MCQ सिंपल तरीका बनाने का है। अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस हो जाए तो दोनों जो भी AN दिया हुआ A15 A11 में माइनस करके 4D लिखना है डायरेक्ट आप, क्योंकि देखिए जो पहला टर्म था A वो कैंसल आउट हो ही जाएगा। पहला टर्म क्या होता है, कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका, D बचेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस बचेगा। ओके, तो मेरा आंसर 12 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 हैज रूट। इसके रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है तो हमें b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, ये b² - 4ac। देखिए इसका केस जो होता है वो 3 होता है। पहला केस b² - 4ac > 0 आ गया, ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। b² - 4ac > 0 आ गया, तब क्या होता था इसका रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल रूट होगा पहला केस में, ठीक है। केस अगर हम 2 के बारे में बात करें, b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर हो गया, तो रियल एंड इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर में b² - 4ac << 0। अगर b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया, 0 से छोड़ा गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तब क्या होगा, नो रियल रूट, इसका रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। तो अब हमें देखना है, इस इक्वेशन को देखना है कि इसका रूट कैसा है, रियल एंड इक्वल, इरेशनल, या रियल एंड डिस्टेंस, मतलब वही है अनइक्वल रूट्स, ठीक है, या नॉट रियल। तो अब जरा देखते हैं, हमें दिया हुआ है x² + x + 1। तो a क्या होता है, a होता है आपका x² का गुणांक, तो 1 है। b क्या है आपका x का गुना, सॉरी a² क्या है आपका x का कोफिशिएंट है। x² में a जो है वो किसका है, x² का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर b क्या है, x का कोफिशिएंट है, b मतलब 1, और c क्या हो जाएगा आपका 1। तो b² - 4ac निकालते हैं वैल्यू,
तो बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है 1 है और सी क्या है आपका 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 4 मतलब हो गया -3। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया वो लेस देन 0, मतलब 0 से क्या आ गया छोटा आ गया। जब भी 0 से छोटा है नो रियल रूट, नॉट रियल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको तीनों पॉइंट्स पता होना चाहिए। जब ये दो होंगे तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। ओके, तो आई थिंक आपको ये पता होगा। और साथ ही साथ अगर कभी कभी ये हो गया तो कभी कभी आप फैक्टर्स के द्वारा भी इसका रूट फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ एचसीएफ 2520 और 6600 का 40 है, एलसीएम 2520 कोमा सेकंड नंबर है 6600 का 252 इंटू के है, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो हमें एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ हमें दे दिया गया है 40, एलसीएम हमें कितना दे दिया गया 252 इंटू के। हमसे पूछा क्या है, के का वैल्यू पूछा हुआ है, के का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एलसीएम हमें दिया है 252 इंटू के, एचसीएफ हमें दिया हुआ इंटू 40, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2522 इंटू 6600। ठीक है, हमें इंटू नहीं करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इंटू करके अपने आप को टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल के का वैल्यू इधर पकड़ना है और 2522 इंटू 6600 अपॉन 252 इंटू 40। सिंपल सा देखिए 252 कितना बार कट जाएगा, एक और एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 4 का टेबल में 4 का टेबल में 60 आता है, 15 4 जा 60 होता है, तो 15, तो इसको काटेंगे 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1 2 24 6 और कितना बार में यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से 66, तो 1 बार में 4 2 6 बार में 24, ये आपका हो जा रहा 205 और एक 0, तो ये हो जाएगा 1650। तो कितना बच गया क्या का वैल्यू 1650 कहाँ पर है आंसर आपका ए नंबर में। सिंपल सा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर से ये तो क्वेश्चन एक फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, नहीं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ या एलसीएम निकालने पूछ सकता है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर ले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी ट्रायंगल एबीसी इज सो इन फिगर। एक फिगर आपको दिया हुआ जिसमें एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी आपको 5 सेंटीमीटर और डीबी आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और साथ साथ ये बोला है कि डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, उसके एडी हमें 5 सेंटीमीटर, डीबी आपको 2.5, तो बीसी आपको 12 दे दिया है, तो फाइंड करें डी, ये निकालना है। तो कोई बंदा इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, इसमें लगा देगा बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। वो बोलेगा कि जब ये दो लाइन पैरेलल दिया है एडी पैरेलल बीसी, तो हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी। तो कभी भी उनका जो ये नहीं होता, उनका साइड को डिवाइड कर, जो थर्ड साइड का पैरेलल होता है वो कभी भी इस रेशियो में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये गलत है, उनका साइड का कभी थेल्स थ्योरम लगाएगा तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा, ना कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी, ये नहीं होगा। ये डिवाइड, ये दोनों साइड सेम रेशियो में होते हैं। ठीक है, ये आपके समझिए बेस है, तो बेस कभी नहीं होता, तो इसको हमको डीई निकालना है, बीसी दिया हुआ, तो इस कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर सिमिलर थ्योरम का यूज करेंगे, सिमिलर कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। उसके बाद हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड सेम से रेशियो में डिवाइड होंगे, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे।
एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो पहला चीज तो एंगल एक कॉमन आ जा रहा है दोनों में हम ABC ले रहे हैं, उसमें भी एंगल है, ADB ले रहे हैं, उसमें भी एंगल है, कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा का बारे में बात करें तो ये एंगल D इज इक्वल टू एंगल B भी बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों है? तो देखिए ये तो हमें साफ बोल रहा है ना, पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का काम किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल काफी है, दो एंगल दिखाने काफी है कि ट्रायंगल को कंग्रेंट करना। ट्रायंगल ABC सॉरी सिमिलर है, कंग्रेंट करें, सिमिलर ट्रायंगल ADE बाय एंगल। अब जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन D। हमको इसी का काम था, तीसरा साइड का तो हमें जरूरत ही नहीं, DE निकालना। AB, अब बताइए AB को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए AB यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 7.5, दोनों जोड़ देंगे तो AB आपको 7.5, AD आपको AD आपको कितना दिया 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू BC आपको 12, DE आपको निकालना है। तो देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बैठ जाएगा। 25 का टेबल से ये 3 बार में, 25 का टेबल से ये 2 बार में, 3 का टेबल से 12 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर D1 जा D और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ पर 8 सेंटीमीटर? C नंबर में। आई थिंक आपको समझ में आया। मगर हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन ये तो पूछ दिया, दूसरा इसमें पूछ ये सकता था कि ये दे देता, ये मान लीजिए ये आपको दे देता और ये पूछ देता, ठीक है, तब उसमें आप बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो बोलते हैं वो हम लगा सकते थे। बट जब भी हम बेस पूछ दे, पैरेलल साइड ही हमसे पूछ दे, दो पैरेलल साइड में एक पैरेलल साइड दिया और एक पूछ दे, तब उसमें हमको सिमिलर का यूज करना होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकेंड टाइप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या हमें दे दिया है? करा कि साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा का। तो पूछ क्या दिया हमसे? पूछ दिया है कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आप तो देखिए, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसी को हम आगे सोल्व कर रहे हैं। अब कोस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा आगे करिए, साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 बच गया, योर आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, C नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ सकता है कि साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा इस तरह जा सकता है कि साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू कब इक्वल होता है। तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू कब इक्वल होगा, तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, उसके बाद साइन थीटा, ये कोस थीटा पहले कैसे होगा, पहले इस तरह होता होगा शायद, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तब ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा आ जाएगा वापस। अब जरा देखिए दोनों तरफ साइन साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90, तो 2 करेगा 90 45 बार में, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 45। आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक तो ये पूछ सकता है, एक दूसरा पूछ सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा तो जो पूछा है उस जो हमने क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो क्वेश्चन को भी हमने समझाने का कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का, द 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर टू बी मोर देन 100, ठीक है। अगर 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना होता है? टोटल आउटकम्स जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। अब ये हमने कैसे निकाला कि 36 होगा? सिंपल है, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6, मतलब एक डाइस में कितने संभावना आउटकम्स निकलते हैं? 6 निकलते हैं। तो हम 2 डाइस कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, ठीक है। अगर वही बोलता कि अगर हम 3 डाइस रोल करेंगे तो एक डाइस में आउटकम्स कितने होते हैं? 6, 3 डाइस कर रहे हैं तो इसीलिए 6 का क्यूब कर देंगे, 216 कर देंगे। इस तरह करके हमने टोटल आउटकम्स निकाल लिया। अब बोल क्या रहा है कि मोर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों डाइस में जो नंबर आएंगे
उनमें दोनों को जोड़ेंगे तो मोर देन 10 होना चाहिए। कब कैसे हो सकते हैं देखिए, तो पहला केस में क्या होगा, या तो 5 और 6 हो, क्या होना चाहिए 5 और 6, 5 6 जा 12, या 6 5 होगा, तब 5 और 6 11, 6 और 5 11, या दूसरा 6 6 होगा। इससे ज्यादा कोई भी अगर नंबर इन तीनों के अलावा अगर कोई भी अगर आ जाए तब उनको ऐड करने पर कभी भी वो 10 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, हमें क्या बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर टू बी मोर देन 10, 10 से अधिक होना है, कितना होना चाहिए 10 से अधिक आना चाहिए। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, इवेंट कितने हो जाएंगे, इवेंट तो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा हुआ है P इज इक्वल टू मोर देन 10, यहाँ लिख लेंगे सम ऑफ मोर देन 10, सम ऑफ मोर देन 10 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इवेंट, टोटल आउटकम 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2 है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। अभी 2 डाइस का यूज किया है, कभी 3 डाइस का यूज कर दे तो सिंपल सा बात है, ये आपको याद रखना है कैसे निकालना है हमें टोटल आउटकम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कहता है अल्फा और बीटा क्या है, पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल का, 5x² प्लस 3x माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, व्हाट। तो हमें दे दिया है पॉलिनोमियल, दे दिया है px इक्वल हमें दे दिया गया है 5x² प्लस 3x माइनस 7। हमसे पूछा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, व्हाट, क्या होगा। तो एक तरह जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ही ड्राइव कर लें, मतलब आगे बढ़ा लें। अल्फा इंटू बीटा का हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा के टेबल अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर बीटा बन जा बीटा, प्लस बीटा के टेबल में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पर में अल्फा बन जाओ अल्फा। अब इसको हम सही से थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब जरा ऊपर देखें, ऊपर क्या है सम ऑफ जीरोस और नीचे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर आप बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जरा आगे देखिए सम ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी क्या होता था, तो बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या पर है, बी क्या था एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3, और एक का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -3/5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, c क्या था कांस्टेंट टर्म था, c आपका क्या था कांस्टेंट टर्म क्या है -7, और a क्या था आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 है 5। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस में, इसमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या निकला -3/5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला -7/5, दोनों के नीचे में 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया आपका आंसर 3/7। 3/7 कहाँ पर आंसर है, तो कहिए सर सी नंबर में तो है आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा क्या था, ये हमसे दिया था, बट एक्चुअल में पूछ क्या रहा था हमसे सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा था। तो आप वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्राइव करके भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कर रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, देखिए दो ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दे दिया गया है कितना 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हमें कितना दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे पूछ क्या रहा है कि PQ अपॉन AB का रेशियो क्या हो, PQ अपॉन AB का रेशियो क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा उनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ये एक पेरीमीटर हमारा थ्योरम है। सिमिलर triangles their ratio of perimeter are equal to their sides
रेशियो, टू देयर साइड्स रेशियो, उनके टू देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, टू देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल का लिखते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा साइड लेंगे? पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग साइड, फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट ए बी, यही पूछा था इनका। अब जरा देखिए इनका कितना दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर का 48 दिया हुआ है और ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो कितना है 56 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। जब इनको काटे कौन सा टेबल से, 8 का टेबल से, 7 बार में 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, तो मतलब पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, 6 अपॉन 7, कहाँ पर 6 अपॉन 7 ये रहा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन कैसा है, पहले ए बी सी और पी क्यू का यूज किया 56 और 48। कोई बंदा ध्यान ना दे तो सिंपल सा वो क्या कर देगा, पहले ए बी सी है तो ए बी सी को लिख देगा और फिर पी क्यू फिर पी क्यू, फिर काट देगा 7 अपॉन 6 आ जाएगा। अब वो 7 अपॉन 6 कहाँ पर है, यहाँ पर सी नंबर मार देगा। बंदा पूछा क्या था, पी क्यू अपॉन ए बी। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, स्पीड बनाने के चक्कर में आप गलत ना बना ले। एग्जामिनर यहीं पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस यहाँ पर उसने चेंज कर दिया। पहले ए बी ट्रायंगल ए बी सी की बात किया था, बट ए बी को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया। ए बी को क्या कर दिया था, डिनोमिनेटर में कर दिया। तुरंत यहाँ थोड़ा सा फोल्ड, अगर यहाँ पर आप ध्यान ना देंगे अच्छा से तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी की जगह में आपकी क्या टिक लगा के आ जाएंगे, सी टिक लगा के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स। ए बी जो है ये कोड हो गया हमारा ए बी और एक कोड हो गया सी डी, ये कोड हो गया। ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल्स दिए हुए, उनका करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। ठीक है, तो अब कौन सा ट्रायंगल होगा, तो पहला देखिए सब में एक ट्रायंगल सेम है, सब में एक ट्रायंगल सेम है, तो पहले वो ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर है ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल अब देखते हैं कि ए, ये जो एंगल ए है ये इस एंगल किसके इक्वल हो सकता है। देखिए ये आर्क हो गया, इस आर्क द्वारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इसी आर्क द्वारा कहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सी पर, मतलब ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, आपको पता ही क्लास 9 का ही थ्योरम है कि अगर एक आर्क से सर्कल पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी आर्क से सर्कल पे कहीं पर भी एंगल फॉर्म होगा, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो। दूसरा पी देखिए, ट्रायंगल ए डी पी में पी देखिए इधर वाले पी का बराबर होगा, मतलब पी के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पी अगर थर्ड में था तो पी थर्ड में। अब यहाँ पर बीच में देखते हैं डी का कौन सा होगा, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो डी बन कहाँ से रहा था, तो देखिए डी ये आर्क यहाँ पर छोटा है, एसी आर्क से बन रहा है डी। अब एसी आर्क से बन कौन रहा है, बी, मतलब डी किसके बराबर है, बी के बराबर हो, तो यहाँ पर बीच में कौन आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब जरा ए डी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी पी का, खोजिए। ए डी पी सिमिलर सी बी ए, ये नहीं है। ए डी पी सिमिलर है बी सी पी, हरगिज नहीं है। ए डी पी सिमिलर है बी पी सी, नहीं, हमको सी बी पी लाना, ये भी गलत है। ए डी पी सिमिलर सी बी पी, ये है, आ गया डी नंबर। इस तरह करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको नॉलेज क्लास 9 का भी रिवाइज करना होगा, क्योंकि देखिए आर्क से एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो क्लास 9 का ही थ्योरम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इंक्रीज बाय 2 द मीडियम ऑफ द न्यू डाटा। कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरा एक डाटा दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह के ले लेते, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक डाटा हमारा, तो इसका मीडियम हमसे क्या निकालना है, मीडियन अगर हमको निकालने बोला, क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2, क्योंकि ओड में n क्या है मेरा 5 है, एक 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो ओड में अपॉन 2, यही था ऑब्जर्वेशन। अब देखिए n/2 मतलब 6 हो जाएगा, 5 + 1/2 मतलब हो जाएगा 6/2, क्योंकि हम पहले से इसको अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में 6 3, तो थर्ड पोजीशन में कौन आ रहा है, थर्ड में थर्ड ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब बोला कि जो मेरा डाटा था उसी में आप डाटा में हर एक नंबर पे हर एक वैल्यू पर 2 इंक्रीज कर दे। जब 1 में 2 इंक्रीज हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, फिर 2 + 2 इंक्रीज करेंगे 4,
फिर 3 में फिर 2 इंक्रीज करेंगे 5, फिर 4 में फिर 2 इंक्रीज करेंगे 6, फिर 5 में 2 इंक्रीज करेंगे तो 7। अब ये एक नया डाटा मेरा बन गया, तो अभी भी n मेरा 5 ही रहेगा। तो अभी भी अगर हमको मीडियन निकालना है, मीडियन, तो क्या हो जाएगा 5 + 1/2। तो देखिए क्या होगा 6/2, 2 का डबल 6 और 3 तो थर्ड। तो तीसरा में कौन आ गया, तो तीसरा में 5 आ गया। पहले से कितना बढ़ गया, पहले था 3 से बढ़कर कितना बढ़ गया, तो 3 से 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। मतलब अगर हम कोई भी डाटा में अगर 2 इंक्रीज करते हैं तो मीडियन पर उस पर क्या इफेक्ट, न्यू मीडियन पर क्या होगा, इंक्रीज बाय 2। कितना हो जाएगा, इंक्रीज 2 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 2n। तो n का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। रिमेन सेम, नहीं सेम तो रहेगा नहीं। डिक्रीज बाय 2 घट जाएगा, नहीं क्या होगा, इंक्रीज। अगर जितना भी डाटा में हम इंक्रीज करेंगे, हर एक नंबर पर 2 इंक्रीज किए तो मेरे मीडियन में भी क्या होगा, 2 इंक्रीज। यही क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, मीडियन को काट के यहाँ पर मीन पूछ देगा। तब आप क्या करिएगा, तब सेम ही आंसर रहेगा। अगर हर एक डाटा में आप 2 इंक्रीज कर रहे तो जो नई न्यू मीन मिलेगा उसमें कितना का इंक्रीज मिलेगा, 2 ही का इंक्रीज मिलेगा। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए। बस क्वेश्चन को जो मीडियन की जगह मीन पूछ देगा 2 इंक्रीज के, तो आपका मीन में कितना इंक्रीज हो जाएगा, न्यू मीन में तो 2 ही इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर ऑफ 6 to 55। तो एक बॉक्स है, उसमें हमारा एक हमने कार्ड रखा कि हाँ 6 से लेकर 55। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड मतलब n मान सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 1 से लेकर 55 तक 55 है, तो 5 तक हम छोड़ दिए, 6 से काउंट कर रहे हैं, तो 55 में 5 माइनस कर दो 50, कितने कार्ड हो जाएंगे टोटल, 50। अ कार्ड इज रैंडम, ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड को बिना देखे हम निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन ऑफ द कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बताइए कौन कौन हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर पहला क्या होगा, कहाँ से, 6 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 से, 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है आपको, 55 तक जाना है। तो 6 7 8 ये सब तो है नहीं। उसके बाद क्या था, 9। परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन हो सकते हैं, 9 होगा, 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा। इतने ही होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, पी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या 5, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 50। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 50, तो 1/10। कहाँ पर है 1/10, सी नंबर में। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो सिंपल को परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर पूछ सकता है कभी परफेक्ट क्यूब क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है। या कभी कभी पूछेगा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पता ही होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विच वर्टेक्स एक्स। देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ये रेक्टेंगल है हमारा। ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया -3 और 0, वाई का कोऑर्डिनेट हमें, सॉरी ओ का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया 0 0, और वाई का कोऑर्डिनेट हमें दिया 0 4, और जेड का कोऑर्डिनेट दिया एक्स और वाई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल। रेक्टेंगल के सारे डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी डायगोनल, तो इसका वैल्यू दिया ही नहीं, तो जरूरी निकालने का भी नहीं। तो हम इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, हम एक्स वाई निकाल लेंगे। डायगोनल एक्स वाई भी है, डायगोनल एक्स वाई में काम कर लेंगे, डायगोनल एक्स वाई। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले नंबर वाला भी वैल्यू दिया है, तो नंबर वाला पहले निकाल के देख लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो फिर हम अल्फाबेट वाला भी निकाल लेंगे। डायगोनल एक्स वाई, तो x1 क्या हो जाएगा -3, y1 हम 0, x2 हमारा 0, y2 हमारा 4। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, अगर एक्स वाई हमको निकालना है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √x2 कितना है 0, और माइनस पहले से माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, तो कितना हो जाएगा 25, √25। √25 का वैल्यू क्या होगा 5 यूनिट। कहाँ पर है 5 यूनिट है तो ए नंबर आ गया आंसर हमारा। सिंपल सा, क्योंकि यहाँ का भी वैल्यू क्या होगा वही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ AP -29 -26 -61 इज 16। बोल रहा है कि कौन सा टर्म एक AP हमें दे दिया गया है, उसका कौन सा टर्म में 16 आएगा, उसका कौन सा टर्म में 16 आएगा। मतलब हमको अगर मान लेते हैं कि an हमें दे दिया गया है 16, हमसे पूछ दिया है n क्या होगा, n क्या होगा, और फर्स्ट टर्म हमें दे दिया -29 और सेकेंड टर्म हमको दे दिया है -26, तो d निकाल लेंगे। d क्या होता है, a2 माइनस a, तो d क्या होगा -26 माइनस माइनस +29, तो d हो जाएगा हमारा 3। अब आते हैं इस फॉर्मूला में, an इज इक्वल टू a प्लस an माइनस 1d, यही था ना। an हमें 16 दिया हुआ है, a हमें दे दिया गया -29 प्लस n माइनस 1d हमें दे दिया 3। 16 -29 इधर आएगा तो +29 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 5 4 45 अपॉन 3 इज इक्वल हो जाएगा n माइनस 1, 3 का 45 15 बार में, तो 15 -1 इधर आएगा +1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 16। तो AP के 16th टर्म में कौन सा नंबर आ जाएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, कहाँ पर है ऑप्शन बी नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट। AT क्या है, हमारा एक टेंजेंट है टू अ सर्कल सेंटर ऑफ O, और O क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। CAT कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। बोल रहा है कि CBA ये कितना होगा, ये हमसे पूछ दिया है, ये हमसे कितना होगा पूछ दिया। तो सिंपल सा याद रखिए, एक तो थ्योरम भी है कि कभी भी टेंजेंट के द्वारा और कोड, ये क्या है आपका कोड के द्वारा बना हुआ एंगल अगर जो दिया हुआ जस्ट उसके अपोजिट एंगल भी कितना ही होगा, 40 डिग्री का होगा। याद रखिएगा क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या होगा 40। ये तो ऐसे टिक लगा सकते हैं, समझा दिए कि अगर टेंजेंट और कोड द्वारा जो एंगल बना हुआ, और देखिए उसी आर्क, यहाँ पर एक आर्क है, वही आर्क द्वारा सेंटर में बना एंगल, दोनों क्या होंगे इक्वल होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए अगर आपको याद ना हो तो निकालने का भी तो तरीका पता होना चाहिए। चलिए कैसे निकाल सकते हैं वो देख सकते हैं। तो आप देखिए सिंपल से देखिए, ये क्या है आपका डायगोनल है, सॉरी डायगोनल कहते हैं डायमीटर है। क्या है ये आपका डायमीटर। डायमीटर द्वारा सर्कल पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, OA क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या टेंजेंट पर क्या एंगल बनाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आता है 40, तो यहाँ से आता है क्या 50, 50 90 कितना हो गया 140। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो गया। इस तरह हम बना सकते हैं। बट आप देखिए इसको बना के दिखा देते हैं। तो क्या आगे हम बोलेंगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, डायमीटर formed angle of circle is right angle, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं पहला चीज। दूसरा OA परपेंडिकुलर AT, ये हमें पता है कि OA क्या है, रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो मतलब एंगल BAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब BAT को हम दो भाग में लिख सकते हैं, BAT इज इक्वल लिख सकते हैं BAC प्लस एंगल CAT। तो ये 90 इज इक्वल एंगल BAC प्लस CAT 40, ये इधर आएगा तो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या हो गया, एंगल BAC कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ट्रायंगल में ABC में, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो पहले एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA निकालना है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो आपको पता ही होना 180। BAC 50, ACB 90 प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180। तो एंगल CBA इज इक्वल क्या होगा 180 माइनस 140, कितना हो गया 40 डिग्री। इस तरह करके हम निकाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि आफ्टर अ एग्जामिनेशन अ टीचर वांट टू नाउ
द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट द मार्क्स। क्या करेगा? अगर मान लीजिए एक क्लास में टीचर को ये पता करना है कि सबसे अधिक बार कौन सा मार्क्स आया है, किसको मतलब किसको अधिक मिला, ये नहीं रिक्वायर करना है, मतलब कौन सा नंबर सबको अधिक बार आया है। जैसे मान लीजिए जैसे एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादातर जैसे मान लीजिए 30, 40, 55, सॉरी 55, 55, 55, 40, 55, ठीक है, इस तरह करके एक डाटा है। अब टीचर को पता करना है कि कौन सा नंबर अधिक बार आया, कौन सा नंबर अधिक बार आया। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? मोड निकालेगा। मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर कौन नंबर आया, तो सबसे अधिक बार कौन सा है? देखिए 55, 55, 55, 55 आया, 4 55, तो मोड क्या हो गया? 55। तो वही टीचर को करना है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार ऑब्टेन हुआ, आया गया है। तो उसको लिए क्या करेगा टीचर? मोड निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? रिजल्ट का क्या निकाल लेगा? मोड निकाल लेगा। तो उसे पता चल जाएगा कौन सा मार्क्स अधिक बार मिला है बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्शन को इन द क्वेश्चन 1920 असेसन और रीजन के बारे में दिया गया। ठीक है, असेसन को ए दिखाया गया है, रीजन को आर दिखाया गया है। अगर बोथ असेसन और रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन, तो ए ऑप्शन को चॉइस करेंगे हम। बोथ असेसन्स एंड रीजन आर ट्रू, रीजन डज नॉट गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। अससेंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम सी को चूज करेंगे। अससेंस ए इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, तो हम डी को चूज करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है इन साइन ए 1/3, ठीक है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ कोस ए। कोस ए का वैल्यू इज 2√2/3, क्या ये होगा? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कोस ए का वैल्यू, हमें चेक करना है कि क्या कोस ए का वैल्यू 2√2/3 होगा। तो देखिए एक आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, हाँ होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए कितना दिया? 1/3, साइन के बराबर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या? 1, ये राइट हैंड में जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 9 1 9 -1/9, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 8/9। तो क्या हम कोस ए इज इक्वल टू क्या √8/9 लिख सकते हैं? और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, और √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। आ गया? हाँ आ गया। मतलब ये क्या अससेशन ट्रू है। अससेशन क्या है? ट्रू है। फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही जवाब ये होता है। क्या है? ये होता है। ये हमने तो अभी उसी का यूज करके, मतलब रीजन ने सही एक्सप्लेनेशन किया किसका? अससेशन का, और दोनों क्या है? ट्रू है। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ assertions and reason are true, reason is correct explanation of assertion। ए नंबर हम तो 19 का हम ए चूज कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? 2 क्यूब्स each length 10 cm are joined together, the total surface area of the new formed by the cuboid is 1200 cm। चलिए देख लेते हैं। देख कहता है कि 2 क्यूब्स है हमारा, उनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। 2 क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने 2 क्यूब को ज्वाइन करके बनाया, तो एक का साइड कितना था? 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी 10 सेंटीमीटर, तो टोटल ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। बस क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ गया। जाकि ब्रेथ का बात करें तो ब्रेथ 10 सेंटीमीटर रहेगा, और हाइट में हमारा क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, मतलब सिर्फ लेंथ थोड़ी। अब हमें निकाल के ये देखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड फॉर्म हुआ उसका क्या 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या फॉर्मूला होता है? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। 2L कितना है हमारा? 20, बी कितना है हमारा? 10, प्लस बी 10, एच 10 प्लस एच 10, एल 20, तो 2 कितना हो जाएगा?
200 प्लस ये आपका हो जा रहा है 100 प्लस ये हो जा रहा है 200, तो क्या होगा 2 2 2 4 4 और 5, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000, कितना है 1000 सेंटीमीटर। क्या अससन सही था? नहीं था, फॉल्स था। अससन क्या था हमारा? फॉल्स था। अब रीजन क्या? एरिया ऑफ इच सरफेस ऑफ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर क्यूब का एक फेस का बात करते तो वो कैसा होता है? स्क्वायर होता है। क्यूबाइड का फेस कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। तो एक फेस का एरिया हमसे 10 सेंटीमीटर होगा, तो एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होता है, मतलब 10 इंटू 10, तो क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, रीजन क्या आ गया? ट्रू आ गया। तब कौन सा ऑप्शन होगा? चलो देख लेते हैं। देखिए अससन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, तो डी। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। इस तरह करके हमने सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं।